नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से, एक ही संगत से, आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब के जहरीले बुत से दूर हूँ। एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी शराबी जीवन की तरफ पहले जाऊंगा, बाद में विषय की तरफ आऊंगा। 5-7 मिनट में मैं अपनी जिंदगी की छोटी सी कहानी, मैं अल्कोहलिक कैसा बना, मैं शराबी के आदि में या शराब के आहारी कैसा चले गया, वो सारी चीजें मैं एक 7-8 मिनट में बताता हूँ। फिर आगे वैसे मेरा शराबी जीवन करीब करीब 14 साल का था, और जिसमें से 7 साल मैंने सोशल ड्रिंकर, प्लान ड्रिंकर, एक ऑकेजनली ड्रिंकर, ये सारे हदों को लिया मैंने धीरे धीरे। जिस दिन मेरे को 83 में जॉब लगा एक अच्छे खासे शोरूम में, उस शोरूम का मैं बहुत नीचे वाले लेवल से वहां मैंने जॉब किया था। पर बाद में 6 महीने के अंदर ही मेरी कुर्सी, रिवॉल्विंग कुर्सी, मालक के साथ रिवॉल्विंग में साथ में बैठने लगा। एक अल्कोहलिक के अंदर बहुत टैलेंट रहता, पर वो दारू में वो टैलेंट को घोल कर पी जाता। इसका जीता जागता उदाहरण, फिर वो मालक हमारा वाला शराब पीते थे, तो वो रोज शाम को यार 11 बजे सुबह एक शराब की नींद पीता था और सो जाते थे। बाद में रात को फिर उसके दोस्त आते थे, उनके साथ। अब मैं नया नया आदमी, एकदम कम उम्र वाला, जब मेरी उम्र होंगी 20-22 साल की, तो उन्होंने तब एक बार पूछा मेरे को कि आप पीते क्या शराब? तो बोला हाँ, कभी कभी पीता हूँ। तो फिर वो थोड़ी सी अपने को दे दे। बाद में धीरे धीरे कुछ टाइम बीता, उनके साथ में, उनके पार्टी में, उनके साथ बैठकर शराब पीना। और बाद में मेरे को कभी जिस दिन उन्होंने नहीं दिया, तो फिर मैं एक आंधी 1.5 पैक 2 पैक पी के घर चले जाते। ये करीब करीब मेरा 2-3 साल चला है। बाद में 2007 का दशक आया और मेरी वहां से जॉब छूट गई। कमाई वाली जॉब थी, अच्छे खासे पैसे थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी, चले। और बहुत ज्यादा उदास हो गया कि एक तो रोज की कमाई चली गई, और वो कमाई भी क्यों करता था, कैसे करता था? वो बेईमानी से ही करता था। बेईमानी कुट कुट के भरी थी। तो वो चक्कर से वो मेरी नौकरी चली गई। फिर मैं अपने भाई के पास आया, मैंने बोला मेरा काम छूट गया। तो कोई चिंता नहीं, बोले जान देना, अपना खुद का डाल। बोले तो मैंने अपना खुद का वो जॉब, जिस संबंधित थी, वो संबंधित मैंने अपना खुद का घर में काम चालू किया धीरे धीरे। और वो दुकानदारी चल पड़ी थी, पर जितनी दुकानदारी स्पीड से चली ना, उतने ही स्पीड से मेरा अल्कोहलिज्म भी बढ़ा। फिर बियर बार में जाने लगा, वहां पे फिर दारू पीने लगा, मस्त खाने लगा। अच्छी चखना भी अच्छा खाता था। अंडा पकौड़ा होना, तो फिर ये होना वो होना, सब चवने बहुत थे। धीरे धीरे शराब की कोटा बढ़ते गया, और मेरे जीवन में देसी शराब भी आई। और देसी शराब ही नहीं आई, मैंने जितनी किस्म की शराब बनती है, वो हो महुआ हो, यूनिवर्सल हो, हाथ की बनाई हुई दारू हो, कोई भी दारू हो, सिर्फ नशा चाहिए। और वो एकदम 97 तक मैं एकदम 24/7 वाला आदमी। दुकान कहाँ गई मालूम नहीं, दुकान खत्म, काम धंधा खत्म। और मैं शराब पीने की जुगाड़ में दिहाड़ी से कहीं कभी काम पे जाकर अपना शौक पूरा करने के लिए। 92 में मेरी शादी हुई, 92 में शादी हुई। और वो शादी के बाद 1 साल के बाद, करेक्ट 9 महीने के बाद, एक मेरे को लड़का हुआ। तो मेरी मिसेस बोलती है कि तुम्हारी ये हालत, आते हो तो एकदम टूल होके आते हो, मैं ऐसी अवस्था में किसके मदद मांगूंगी? तो मैंने बड़े आनंद फानंद में मेरे मिसेस के पेट पे हाथ रख दिया। बोला ये जब तक नहीं होगा ना, बोला, तब तक मैं नहीं पीऊंगा। और वो जो 15 दिन का जो टाइम डॉक्टरों ने दिए थे, 8-15 दिन का, उससे थोड़े और 4-5 दिन टाइम लग गया। हॉस्पिटल में जिस दिन भर्ती किए मेरे मिसेस को डिलीवरी के लिए, तो मैं वो दवा खाने के पास से सोच रहा हूँ कब होता, क्योंकि मेरा दारू पीने की जो बेचैनी थी ना, इतनी बढ़ गई थी कि मैं कसम खाया हूँ बच्चे की, उसके पेट पे हाथ रखकर, कि जब तक ये होगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं बहुत अस्त व्यस्त था। मेरी शारीरिक मानसिक परेशानी इतनी तकलीफ में थी कि मैं कुछ सोच नहीं सकता था। मैं दिन भर दवा खाने के सामने बैठे रहता। अब आएंगी खबर, तब आएंगी खबर। 18 मार्च 1993 में लड़का हुआ, रात के 11:30। और मेरे जैसा आदमी ने बच्चे की खुशी में पेड़े बांटना चाहिए, लोगों को घर में आके बताना चाहिए, मैंने वो कुछ नहीं किया। बच्चा बाहर, दारू अंदर, उसी वक्त, उसी इमीडिएटली। और रात को मस्त पी के आया, घर में सो गया। मेरी माँ पूछती है क्या हुआ, दवाखाने में कुछ हुआ? बोला हाँ, लड़का हुआ। तो बोले हमको कब बताएगा? वो वहां से सिलसिला चालू रहा। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने तक अतोनाक शराब पिया। फिर एक अल्कोहलिक की मानसिकता रहती है क्या बेच के पीना। उन दिनों में मेरे पास में 8-10 कूलर थे, मैं बैंकों में कूलर किराए से देता था, शादियों में कूलर किराए से देता था, और मेरा अपना जो बिजनेस था वो अलग था साथ में।
करेला लो बिजनेस ऐसी सीजन वाइज वाला बिजनेस था। मैंने एक एक कूलर को कभी वन पीस में नहीं बेचा, कभी बॉडी बेचा, कभी ब्लेड बेचा, कभी मोटर बेचा, कभी पंप बेचा, क्या क्या नहीं किया मैंने शराब पीने के लिए। और मेरा स्तर एकदम जमीन तक आ गया, जमीन चाट लिया। और किसी किसी ने तो जब 97 आने तब मेरा अल्कोहलिज्म इतना खतरनाक था कि कुछ लोग बोलते थे कि ये आदमी 97 पार नहीं करेगा। एक किस्सा सुना था इसके ऊपर कि मेरे को बहुत अच्छे से याद है वो चीज। मेरे जेब में कुछ पैसे थे और जिसके घर का मैं काम करने जा रहा था उसके मैंने कुछ पैसे ले लिया, 150। जो बीमारी बोलती थे ना, यहाँ पे लोग बीमारी बताते थे, मैं पहले स्वीकार नहीं करता था। मैं नहीं स्वीकार करता, ये बीमारी मेरे को है ही नहीं, मेरे को मेंटल ऑब्सेशन नहीं है, मेरे को फिजिकल एलर्जी नहीं है, मेरा नैतिक पतन पतन नहीं हुआ, ये सब इनका हुआ, मेरा नहीं हुआ। ये मैं नकारात्मक की सोच में ही बैठे रहता था। मैं 8-10 मीटिंग किया और मैं चुपचाप बैठे रहता था, चुपचाप सुनता था, चले आता था। मैं किसी से बात नहीं करता था, किसी से हाथ नहीं मिलाता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, किसी ने मेरे को मैसेज नहीं दिया था, मेरे को कोई कैलेंडर मैसेज करने के लिए मेरे घर पे कोई आदमी नहीं आया था। मैं सिर्फ मेरे भाई ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा दिखा दिया और वहां पे एक व्यक्ति की शेयरिंग सुना था और उसका अल्कोहलिज्म मैंने बहुत करीब से देखा। वो आदमी अच्छे उच्च शिक्षक, एक हाई लेवल का शिक्षक, उसका नाम था ट्यूशन क्लासेस से लेके तो स्कूल में पढ़ाने का उसका एक नाम। वो आदमी मालक के पास मेरे वाले उन दिनों में 5 रुपए के लिए 6.5 फीट का आदमी, अच्छा हालत से अच्छा, वो आदमी घुटने के बल 5 रुपए झुक कर मांगता था पीने के लिए। मैं बोलता था यार ये आदमी कैसी शराब पीता है, इसको शराब पीना नहीं आता। और वही आदमी जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो वो 2 साल का ग्रेटिट्यूड डे मना रहा था। अब मैंने उस दिन सोचा, जिस दिन उसने का दूसरा बर्थडे देखा, कि नरेश, ये आदमी शराब छोड़ सकता तो तू क्यों नहीं। उस दिन से मैंने अपने आप को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ढाला। और उस दिन से लेकर जिस दिन मैंने बंद किया, मेरा लास्ट पैक था 31 दिसंबर 97 को, और 1 जनवरी 98 से तो अभी इस वक्त तक मैंने शराब का घूंट नहीं पिया। अब मेरी बीमारी कहाँ थी? मेरी बीमारी इधर थी, मेरी बीमारी मेरे सोच के अंदर। मैं अपने सोच विचार करता था ना, और बहुत प्लानिंग करता था कि इधर से पैसे आएंगे। तो एक मेरे पास जो मेरा बिजनेस है ना, वो बिजनेस मेरा वहाँ थोड़े से पैसे नहीं आते, 1000, 2000, 5000 वो पैसे आते थे एडवांस के तौर पर। तो कुछ पैसे आए तो बियर बार में जाना, दारू पीना, और एक प्लानिंग करता था उस वक्त की कि इस सामान के बनाने के बाद मेरे को कितने पैसे बचेंगे। उतने ही पैसे मैं एडवांस में से पी जाता था। फिर वो सामान बनाने के लिए मैं कर्जे करता था और बनाकर दे देता था। फिर वो पैसे आए तो फिर वो कर्जे वालों को बाजू में डालता था, शराब का अपना शौक पर। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जिस दिन से मैंने शराब रोका, एक एक दिन के हिसाब से, और मैं 2-3 साल सिर्फ ड्राई सोबर था, ड्राई सोबर, शराब नहीं पी रहा था। पर मेरे सारे धंधे अल्कोहलिज्म में जो चालू थे, टोपी देना, इधर से पैसे लेना, उधर से पैसे लेना, ये सारे पैसे मेरे वैसी की वैसी सेम। मेरे को बड़ी घाई रहती थी कि मैं बहुत जल्दी लखपति बनूं, बहुत जल्दी मैं दुकानदारी बढ़ाऊं, बड़ी करूं, ऐसे मेरे को बहुत घाई रहती। जो मेरा एक भाई का दोस्त था जिसने बताया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज, उसके पास गया और वो सोच लेके गया कि इसको बोलूंगा कि एक स्कूटर दिला के दे मेरे को। पहले साइकिल भी ढंग से नहीं रहती थी मेरे पास। थोड़े दिन के अंदर ही सोब्राइटी में मैं स्कूटर के सपने देख रहा हूँ। उसके पास गया, मैंने बोला मेरे को एक स्कूटर दिला के दो। एक हमारी तरफ में सेकेंड हैंड स्कूटर का लियो फाइनेंस करके था, उसके पास से ले रहा। तो आदमी के पास गया तो उसने बोला कि अभी जैसा चल रहा वैसे ही चलने दे, गाड़ी खरीदने की गरज नहीं, और जैसा काम कर रहा वैसा ही कर। अभी पहले तू अपनी सोब्राइटी की तरफ ध्यान दे। अल्कोहलिक हूं मैं, अपनी पिताजी की, माता की, भाई बंधुओं की नहीं सुना, तो उस मेंबर की क्या सुनने वाला। 99 में एक अच्छा खासा शोरूम स्कूटर लाया। मेरी सोच में क्या क्या था, जल्दी प्रगति करना, जल्दी बड़ा बनना। और मैं उस सोच के चक्कर में एक गाड़ी के कर्ज ले लिया, गाड़ी के इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, शोरूम से स्कूटर ले लिया। बाद में धीरे धीरे बैंकों से कर्जे लेने शुरू किया। फिर बाद में मेरे को उसके पास फिर एक बार गया, मेरा जिसके पास मैं पूछने गया था कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, लेके दो करके। फिर उसके पास और एक बार गया कि यार, मैं बोला तुम्हारी अच्छी पहचान है, मेरा करंट अकाउंट है, तो उसमें मेरे को सीसी लिमिट दिलाने के लिए मदद करे। वो आदमी मेरे पे इतने जम से झल्लाया था, क्यों कर्जा करने पे तुला हुआ है, क्यों कर्जा करने पे तुला हुआ है, बोला मत ले, बोले तू सीसी लिमिट। मेरी सोच,
मेरी समझ उसमें कोई काम नहीं कर रही। मैंने दूसरे तर्क लगाया, दूसरी कुछ तभी सोर्स लगाया, और मैं अपने करंट अकाउंट पे 50,000 रुपए की सीसी लिमिट ली। अब सीसी लिमिट किस लिए होती, क्यों होती, काय के लिए होती, इसका मेरे को कौड़ी का ज्ञान नहीं। उसका ब्याज कैसा लगता, जितने पैसे खर्च किए उतने ही पैसे अपन को ब्याज लगता, जितने पैसे डाल दिए उतना कम हो जाता। इसके एक सीसी लिमिट की एक सिस्टम है। मैंने पूरे 50,000 रुपए को लेकर दिवाली, होली, पोला, जो हमारे लिए बहुत घातक दिन रहते हैं, वो सब बना लिया मैंने। गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, उसकी इंस्टॉलमेंट, वो जो बैच की इंस्टॉलमेंट, सीसी लिमिट की ब्याज, उसका इंस्टॉलमेंट ब्याज देना हर महीने में जाके। और ये सब बाद में धीरे धीरे प्राइवेट बैंक आई 99 90 में, उधर मैं कर्जे से ही जा रहा हूँ। 97 95 96 97 में मैं शराब से दूर हो गया, 98 से। और 98 99 90 2000 से मस्त मैं कर्जे में जा रहा हूँ। 90 तक कर्जे से आया था बस, 90 तक शराब नहीं पी रहा हूँ। हम सब मेरे टेढ़े चाले चालू थे, और मेरी सोच में एक ही चीज थी कि जल्दी लखपति बनना। शराब से दूर हो गया हूँ मैं अभी, मैं सब मैनेज कर लूंगा, मैं अपने आप को सब ठीक कर लूंगा, अपना काम धंधा बढ़ाऊंगा। पर नहीं नहीं, मेरे को इतनी तकलीफ हुई कि मेरे बाहर के कर्जे, बैंकों के कर्जे, दो प्राइवेट बैंक, एक सीसी लिमिट, और अतिरिक्त उसके अलावा मैं दूसरे शाहूकारों से पैसे 3% से 3.5% से शाहूकारों से भी पैसे। अब शराब तो नहीं पी रहा हूँ, पर चेहरे पे मेरी सोबराइटी दिख नहीं रही और कुछ नहीं। अब मेरे को इतना हताश हो गया कि मैं तो अभी दारू पीना है, नहीं तो मरना है। यही दो उपाय बचे थे। वो दो उपाय में ही मैं, दोनों में से कुछ तो भी एक उपाय करना तय था। एक तो अपने आप को खत्म करूं, नहीं तो ये जितनी जितनी कर्जे की ये जो चक्कर है, उसको अपने आप को खत्म करूं। कितनी विचित्र सोच थी मेरी, कितना मैं अपने आप को किस दिशा में ले जा रहा हूँ। एक सोबर आदमी, वो आदमी कैसी सोच रहा है, तो ये सोच मैंने खुद ने पैदा की थी। मैंने पैदा की थी, मेरी सोच थी, मैंने सारी चीजें किया। मेरे पास एक स्पॉन्सर था पहले, पर उस स्पॉन्सर के पास में कुछ भी पूछो तो ठीक है हो जाएगा, कार्यक्रम की तरफ ध्यान दो, कदमों की तरफ दो, अपना इन्वेंटरी देखो क्या है देखो, वही सब चीजें कर। किसी कारणवश कभी कभी स्पॉन्सी स्पॉन्सर को छोड़ देता है, पर मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरा स्पॉन्सर मेरे पास आया एक दिन, कुछ शब्दों की वाणी में से ऐसे तीर छूटा मेरे वाले, कि वो शब्द की तीर से वो रात भर नहीं सो सका मेरा स्पॉन्सर। और उसने सुबेरे सुबेरे आके बोल दिया कि भैया तू आज से मेरा कौन सी नहीं है। और मैं बड़ा हैरान हो गया कि मैंने इसको रात को ऐसा क्या बोल दिया था, कि इतनी गहराई से इसको जाके लगा कि उसने रात दिन में आके मेरे को सवेरे बोल दिया। हम लोग ऐसी फेलोशिप बैठे रहते थे एक जगह पे, कभी कभी, और यार कभी कभी हम लोग अपने, जितने हमारे अपने एक हम उम्र के शराब की दूरी के लोग, किसी न किसी के घर में हफ्ते 15 दिन में मटन की पार्टी रखते थे, नॉनवेज की। और वो हम लोग एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन करके अपना अपना कंट्रीब्यूशन से वो करते थे। उसी कंट्रीब्यूशन वाली पार्टी में उसने बोला कि जो हमारी ग्रुप है, मेरा वाला ग्रुप पाइनियर ग्रुप, उसकी उस वक्त एनिवर्सरी थी। और उसने ऐसा ही बोल दिया स्पॉन्सर ने कि भैया वो एनिवर्सरी सड़ी हो गई। अब मेरा मुंह फट है, आदमी हूँ, मेरे को गलत चीजें जल्दी समझ में, जल्दी सुन, मेरे अंदर हजम नहीं होती। मेरे मुंह से ऐसी एक बात निकली, या मेरी बोलने का कुछ अभाव कुछ अलग तरीके से होगा उसको। बोला यार इतने सालों से, 5 6 सालों से तुम हमको बता रहे कि एक का कार्यक्रम कभी फेल नहीं होता, और आज तुम नहीं थे उस एनिवर्सरी में और घर बैठे बता दे रहे कि सही हो गई। अंदाज शब्दों का कुछ ज्यादा हो सकता है। उसने वो बात सुना और सुबेरे मेरे को आके बोल दिया कि स्पॉन्सर तू मेरा स्पॉन्सर नहीं रहा, आज से मैं तेरे को मुक्त करता हूँ। बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत हल गया था वहां से मैं जैसी फेलोशिप में अपना हाथ बढ़ाया, लोगों से मैंने पूछा, 4 5 जनों के पास गया, मुझे स्पॉन्सरशिप दो, मुझे प्रोग्राम बताओ, मैं जरा अड़चन में हूँ, मेरे ये धंधे शुरू है, मेरे को इसमें से निकलना है। नहीं, कोई ने भी नहीं बोला। क्या कारण था नहीं मालूम, अभी वो मेरे को यहाँ ऑनलाइन में बोलना अच्छा नहीं लगेगा, कारण नहीं बता सकता, पर उन्होंने नहीं बोला। आज जो मेरे पास स्पॉन्सर है, उस स्पॉन्सर के पास मैं जब गया कि मेरे को इस कार्यक्रम का करने के लिए मुझे मदद करो, उसने बोला ठीक है, 2 दिन के बाद मेरे को आके मिलना। फिर उनके साथ मैं आज भी जुड़ा हूँ। बहुत अनुभवी और एक अच्छा मार्गदर्शक मिलना एक अल्कोहलिक के लिए स्वाभाविक बात। और उसी स्पॉन्सर ने मेरे को बोला
कि बाबा तूने शराब पिया तो सारे नागपुर को हैरानी होगी पर मेरे को नहीं हुई। तो मैंने उसके बाद जाके पूछा भैया सर क्या दिख रहा तुमको कि तुम मेरे को बोल रहे कि मैं शराब पिया तो हैरानी नहीं होगी। तो बोले तेरी जो धंधे शुरू है ना, बोले वो धंधे ये कभी भी रास्ता दारू की तरफ ले जा सकते। मैं एक तो कर्जे से, मैं ग्रैंड सिटी में जा रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, नकाब लगा के ये में आ रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, पर प्रोग्राम नहीं, सिर्फ टू स्टेप पर भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ और पहले कदम पर मैंने टोटली सरेंडर कर दी। इतना ही बाकी था, बस कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। मैं बाद में मेरे को एक लड़का हुआ 2003 में, जो मेरी बीवी ने बोली थी कि अभी एक ही लड़के पे अपन रहेंगे। जो पहले हुआ था बड़ा लड़का जो उस वक्त 6 साल का था, बोले एक ही में अपन काम चलाएंगे, एक ही लड़का रखेंगे, ज्यादा परिवार नहीं बढ़ाए। पर एक दूसरा लड़का रुक गया और उसने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले इसको अभी डिसमेंटल नहीं कर सकते, ज्यादा दिन हो गए, रिस्क रहेंगी उसके लिए। तो 2003 में वो लड़का मेरे को आया, सोबराइटी में आया। तो वो लड़का हुआ तो लड़के ने एक पूरी बीमारी की दुकान ला लिया। उसको बहुत तकलीफ थी, यानी जैसा उसका नामकरण किया जिस दिन मैंने, उसी दिन उसकी तबीयत खराब हुई। 1.25 महीने के बाद उसकी तबीयत खराब, और उस 1.25 महीने की तबीयत खराब होने के बाद नामकरण के उसी रात को 12 बजे इंदिरा मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती किया, रात के 12 बजे 1 बजे जाके। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया उसको चेक किया, चाइल्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट आया, और उसने मेरे को बोला इसकी टेस्ट कराना पड़ेगा और ये यहाँ पे नहीं होती, बाहर जाके करना पड़ेगा, बच्चे को लेके जाओ और तुम दोनों जाओ। उसने एक डॉक्टर की चिट्ठी लिख के दिया था और इसके दिल में छेद है ऐसा उसने बताया। मैं वो नीचे में एक मेंबर था उसके पास गया, मैंने बोला भैया कितने भी पैसे लगे कुछ भी लगे ये बच्चा बचना चाहिए। तो उसने बहुत हंसा और उसने बहुत हंसा और इसलिए मेरा बहुत दिमाग खराब कि मैं बोला यार मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और तुम हंस रहे। तो बोला ऐसी मैं हंस रहा इसलिए बोले कि तू बात ही इसकी बचपना जैसी कर रहा। बोले देख ये जो बच्चा दिया ना, बोले भगवान ने तेरे हाथ में, वो तेरे को देख रेख करने के लिए दिया, वो ईश्वर की वस्तु है। अगर उसको तेरे पास रखना है तो किसी भी हाल में रखेगा, नहीं तो वो किसी भी हाल में उसको लेके भी जा सकता। इसलिए तू इसके में डिस्टर्ब मत होना और तू अपने पैर को डगमगाना मत। मैं बोला पैर नहीं डगमगाने से क्या मतलब हो रहा है इसका। मैंने उसको पूछा पैर डगमगाने का क्या मतलब। उसका इनडायरेक्टली ये बोलना था कि तू कोई गलत कदम उठा के शराब की तरफ मत चले जा। और मैंने वो टेस्ट कराया और बच्चे को टेस्ट कराने ले गया। वो 1.25 महीने का बच्चा, 1.25 महीने की डिलीवरी वाली बाई, और शेयरिंग वाले ऑटो से गया और वहां से कुछ 500 मीटर दूर पे हॉस्पिटल था जिसमें टेस्ट कराना था। मैं भगवान से बात कर रहा, भगवान तूने लड़का तो दे दिया पर इतनी बड़ी तकलीफ क्यों। ऐसी बात करते करते टेस्ट कराया, बच्चे को वापस हॉस्पिटल में रखा, फिर वो आदमी के पास गया, फिर उसको बताया ऐसे ऐसे टेस्ट कराया, ऐसी बताया है। उसको मालूम था क्या क्या बीमारी है करके। उसने बताया ठीक है मेरे को मालूम है, तू शांत रख, बोले तेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ है बोले वो ईश्वर तेरी उच्च शक्ति, उसकी तरफ देख, बोले उसको प्रार्थना कर, डॉक्टर अपना काम करेंगे और तू अपना काम। मैं 3 दिन तक कंटिन्यू, 2 दिन के बाद 2-3 दिन तक उसके रिपोर्ट की राह देख रहा हूँ और मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ और उससे बातचीत करते रहता हूँ। और वो सारी चीजें 2 दिन के बाद जब आई, रिपोर्ट आई तो निगेटिव आई। और उस दिन से लेके तो बच्चा जब वो जैसा जैसा वो बड़ा होता था ना, हर एक साल में एक बार पक्का बीमार होता था। 25-30 हजार रुपए उसको एक टाइम में दवाखाने में लगते थे। मेरे पास इतनी लायकी नहीं थी पर ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते थे, काम धंधा चलता था, हो जाता था। पर मैं नहीं कर सका, वो ईश्वर कर रहा था मेरे लिए। मैंने अपनी सोच को वहां से हटाकर ईश्वर पे डिपेंड हो गया, ईश्वर के ऊपर हाथ में दे दिया अपना मन और जीवन। तीसरा कदम मेरा वहां मजबूत हुआ कि जो भी करेगा भगवान वो मैं मान्य करूँ। तीसरा कदम मेरा ऐसे ही दिन निकल रहे थे मेरे। जिस वक्त मेरे स्पॉन्सर ने बताया था, बोला था ना कि तू शराब पिया तो मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी, उस बात को भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। एक अल्कोहलिक के अंदर में क्या होता, कोई चीज किसी ने बोला या कभी तीर किसी ने छोड़ा मेरे ऊपर शब्दों का, तो मेरे दिमाग में घूमते रहता है, घूमते रहता है। वो क्यों बोला, कैसी बोला, किस संदर्भ में बोला। और धीरे धीरे मैं वो बातों को भी सोच रहा था क्या करना चाहिए, कि ऐसा क्यों बोला होगा इसने और ये हो, सब चीजें मेरे अंदर में घूम रही है ऐसी गोल 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 गोल। मेरे स्पॉन्सर ने जिस तक बोला ना, तो मैंने बोला क्या करूं भैया अभी, तुम क्या करना चाहिए मेरे को ये सब वस्तु से निकलने के लिए। तो सबसे पहले बोले तू अपनी इन्वेंट्री ले ले, तू चौथे कदम, तू 2 ही कदम पे चल रहा, बोले दो या बस तेरा तीसरा कदम, इसके ऊपर नहीं चल रहा काम। तीसरे कदम पे काम, चौथे कदम पे काम कर।
अपनी इन्वेंट्री ले और तेरी तकलीफ कहाँ ज्यादा है उस चीज पे पहले कर। मेरी तकलीफ थी पैसा, तो मैंने पहले पैसे की इन्वेंट्री ली। उसने मेरे को कुछ थ्योरी बताया था मेरे स्पॉन्सर ने कि तू बिजनेसमैन आदमी है तो थोड़ा सा अपना हिसाब किताब मेंटेन रखो। एक एक मिनट। हाँ, क्या होगा? तो अपने पैसे का हिसाब किताब कर, बाद में पूरी जिंदगी में बिजनेस में क्या तकलीफ आ रही है उसकी इन्वेंट्री ले। तो ये सारी चीजें मैं करते रहा, पर मेरे जिस चीज पे बात करना था वही बात करता था मैं, उससे आगे मैं कोई दूसरा काम भी नहीं करता था। टेढ़ा था ना, टेढ़ा आदमी। जो बोला स्पॉन्सर ने वही कर रहा हूँ। जो मेरा दूसरा स्पॉन्सर था वो बोला उसने तू पैसे की इन्वेंट्री, पैसे की इन्वेंट्री बहुत अच्छे तरीके से, मैं उसका अभ्यास बहुत अच्छे से किया पैसे। और उसने एक थ्योरी बताया था कि रोज तू जो जो खर्च करता एक डायरी में लिख। मतलब कैसी? तो मैंने बोला उसने कि जो तू किटी लिखता था ना, कभी कभी जमाने में तू सेक्रेटरी था फाइनेंस ग्रुप का, किटी कितनी आई, गई कितनी, चाय वाले को कितने दिए, कितने पैसे बचे, जो मेंटेन करता था ना, बाद में हिसाब देता था। वैसा ही बोले अपना जिंदगी की कहानी और पैसे का व्यवहार रखा, वैसी सेम रखा। मैं 2018 तक वो इन्वेंट्री लेता था, रोज शाम को आके बैठकर अपना हिसाब लिखता था। मैं कहाँ गया, कितने क्या क्या खर्च किया, कितने पैसे आए, वो करता था। उसमें मेरे को और एक अलग था। फिर बोले भैया तेरे बारे में बहुत कुछ सुना सुना आता है मेरे को। मैं 2008 9 या 6 7 साल, 8 के बाद मैं एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में, मैं पहले कर्जे कर रहा, फिर दूसरा एक दुकान खोल के बैठ गया एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर। और एक एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में मैं बहुत ज्यादा अंदर डीप तक गया। एक बाई मेरे जिंदगी में आई और उसने मेरे को बहुत कुछ हला दी मेरे सोबराइटी। बोला जाता है ना कि एक बाई अपने घर में इतनी भारी पड़ती है तो उसके बाद दूसरी बाई कैसी भारी पड़ती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण मैंने अपनी जिंदगी में देखा हूँ। मेरे पास आज बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों को सेक्स का प्रॉब्लम रहता, मैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम किया हूँ। उसके ऊपर मैं इन्वेंटरी ली हूँ। मैं बाय बेसिकली मेरे जो स्वभाव थे ना, मेरी जो सोच थी, मेरे जो समझ थी, मैं जो चीजों पे मैं विचार करता था। मैं दिवाली का जिस वक्त मेरे को पहली बार मेरे को एक बोनस मिला था ना, 2000 रुपए, 20 की गड्डी, एक अच्छा आदमी जो, तब मैं पूरा फुल अल्कोहलिक भी नहीं था, फिर भी मेरे जैसा आदमी वो 2000 रुपए को कैसा खत्म करना। मेरे 2 3 दोस्त दिवाली के दिन जिस एरिया में एक सभ्य आदमी ने नहीं जाना चाहिए, सारी चीजें घर में सुख होने के बावजूद वो आदमी ऐसे जगह जाकर अपनी रात की सुख की नीड कर रहा है। और वो 2000 रुपए को ऐसे अंगार लगाया। एक पेड़े का डब्बा या थोड़ी सी मिठाई या ये बच्चे के कपड़े मेरे मेरे सोच में नहीं आए। मेरी सोच उल्टी चलती गई और ये सारे धंधे। और मैं जैसा सफरिंग अल्कोहलिक में था तो मेरे लिए वो एरिया में जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। तो वो चीजें भी मैंने, और मैं आखिरी बार उस एरिया में कब गया था मैं बता सकता, सोब्राइटी में भी एक बार। मेरी सोच देखो कैसे, हम एक एक 8 10 दोस्त एक साथ मीटिंग जाते थे। वो मीटिंग में कोई भी मीटिंग जाते थे, एरिया बात कर लेते थे कि कहाँ जाना है, कल की उस मीटिंग करेंगे। और उसके मीटिंग के बाद आफ्टर मीटिंग में हम आपस में चर्चा भी करते। तो एक बार एक के आदमी के दिमाग में आया कि यार चलो अपन कोई साइबर कैफे में पिक्चर देखना चाहिए। और हम सभी लोगों ने उसका गुजारा दिए, ठीक है, पर व्यक्ति 30 रुपए। और साइबर कैफे में पिक्चर कौन सी देखना है ये मेरे को यहाँ से बोलने की गरज नहीं। और वो पिक्चर देखने के बाद 45 मिनट की पिक्चर साइबर कैफे में देखने के बाद जो मुझे सेक्स का ऑब्सेशन आया और जो मैं वो आनंद लेना चाहता था घर आके, उसका जैसे ही वो वहां पे देखा, उसका जो मैं आनंद लेना चाहता था वो आनंद लेने के लिए मेरे पास घर के लोगों ने बोल दिया था कि लाल वाली रिबिन लगी है, आज कुछ नहीं हो सकता। मेरे जैसा आदमी ने चुपचाप सो जाना चाहिए, पर रात के 11:30 बजे स्कूटर को किक मार के वो सुख की पूर्तता करने के लिए मैं ऐसे जगह गया जहाँ एक सभ्य आदमी नहीं। और वही चीज दूसरे दिन मेरे स्पॉन्सर को मैंने बताया कि कल मैंने ऐसा हरकत एक किया। मैं अपने स्पॉन्सर से बड़ा प्रामाणिक, मैं बहुत सही तरीके से मैं बहुत प्रामाणिक था। तो मैं कोई भी कुछ मैं करता था तो वो सारी चीजें उसको मैं बताता था। भगवान की कृपा से जिस वक्त मोबाइल दुनिया में आए, लॉन्च हुआ, उसी दिन मैं हीरू भाई अंबानी का मोबाइल ले लिया। बाद में दूसरे दूसरे कंपनियां आई, उनके कभी कभी कंपनियां वापर रहा हूँ मैं अपनी, कि अभी बहुत सालों से मेरा यही नंबर है, बहुत काफी सालों से। तो मेरा वो आ गया था, तो मेरे स्पॉन्सर को मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो गधे बोले ये अवशेषण आने के पहले अच्छा हो गया कि तेरे वाले दिमाग में शराब नहीं आई। दोबारा ऐसी हरकतें करना मत, नहीं तो तेरे को भगवान भी आके नहीं बचाएगा। भगवान भी आके नहीं बचाए। अगर गलती से तेरे हाथ में शराब आई
मैं देखता हूँ मेरी जिंदगी में, मेरे इतने साल की सोबराइटी में, कि जो आदमी ने दोबारा शराब पिया ना, तो पहले से दो दो गुना ज्यादा शराब पीता हूँ, और जो पहले बर्बादी किया ना, उससे दो गुना नहीं, चार गुना बर्बादी ज्यादा करके आता है। और कुछ लोग तो नहीं आते, और कुछ लोग आते भी है तो बहुत गलत हालत, तो मैं वहां से बचा। तो ये मेरी सोच में ही तकलीफ। और मैं जिस दिन से मैंने जब चौथा पांचवा कदम, छठवां सातवें कदम पे जब काम करते गया, धीरे 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 धीरे, और मैं कदमों पे काम किया, मैंने सर्विस दिया पुलिस अनानिमस में। पहले मैं ग्रुप में दिया, फिर इंटर ग्रुप में दिया, एक छोड़ के दो बार इंटर ग्रुप में काम किया। बड़ा ग्रुप है हमारे नागपुर में, बड़े इंटर ग्रुप है। पहला नागपुर में एक ही इंटर ग्रुप था, अभी तो पांच पांच इंटर ग्रुप है। तो वो उस इंटर ग्रुप में काम करते वक्त में सर्विस का थोड़ा सा मेरे को नॉलेज आया, सर्विस में मैं काम किया, अच्छी कैलेंडर मैसेज के काम किया, अच्छी पीआई वर्क का काम किया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिसों में मैंने पीआई वर्क किया। तो इस सर्विस में भी मेरे को उसकी सारी चीजें मिलती गई, देखने देखने मिलता। पुलिस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस में हमने पीआई वर्क लिए, जेल में हमने मीटिंग चालू करवाने के लिए परमिशन लाई। ये सब मेरे काल में हुआ था, इंटरग्रुप के जब चेयरमैन था तब, 2009, 10, 11, ये साल मेरा इंटरव्यू का था। और ये सारी चीजों को मैंने अपने आप को, सोच को, आज आज के तारीख में कई सालों से आज मैं अपने सोच के ऊपर में सीधा सोचता हूँ और स्पॉन्सर से चर्चा करता हूँ कि भैया ऐसा है। मेरे को बहुत ऐसा कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरा दुकान बड़ा होना चाहिए। पहले हमारा जो पुराना घर था, जो लोड बेरिंग वाला घर था, लोड बेरिंग वाले घर में हम लोग कोई भी घर बड़ा नहीं कर सकते थे, दीवार गिरा नहीं सकते। और मेरा भाई बोलता था कि भैया अपन घर बनाएंगे एक दिन, अपन पूरा डिसमेंटल करके बनाए। मेरे स्पॉन्सर के पास जाता था, यार कब आएगा मेरा भाई, कब मेरे को बोलेगा, कब बोलेगा ऐसा दुकान बड़ी होना चाहिए और ये होना चाहिए। 2018 मेरे भाई ने, हमारे कोई रिलेशन में शादी थी, हम पांचों भाई बंद, यानी मेरे को दो बहनें हैं और हम तीन भाई है। वो घर पे पिताजी के बाद उनका नाम है, सबका नाम है। वो मेरे बड़े भाई ने बोला 18 में कि भैया अपन घर को डिसमेंटल बन करेंगे और घर बनाएंगे, तू काम से लग जा। मेरे को बोला काम पे लग जा और काम, इसके डॉक्यूमेंट बना और कुछ प्रोसेस में लग। जो आदमी को मेरा भाई 50 रुपए चिल्लर लाने के लिए बेचने को डर लगता था उसको, कि ये पी के आ जाएगा और नहीं करेगा, एक का सोबराइटी में और एक के कार्यक्रम में और एक में के कार्यक्रम पर चलने से ये चमत्कार है कि वो सारा घर बनाने की जवाबदारी मेरे हाथ में दी गई। सब भाइयों ने मेरे पास पैसा दिया और वो बोले कि तू इसकी देख रेख करे और तू इसको बनाएगा। आज ईश्वर के दया से मेरे नीचे में मस्त एक पूरा दुकान है, एक ऑफिस का कमरा है, एक बाजू में मेरे मदर के लिए कमरा बना, और ग्राउंड फ्लोर पे ये बना है। ऊपर में हमने 1 BHK के 6 फ्लैट बने, दो फ्लैट में हम दो भाई रहते, मेरा बड़ा भाई उधर आगे में थोड़ा सा एक उसका अच्छा खासा बड़ा घर है, वो उधर है। 4 का किराया आता है 20-25 हजार, वो सारी इंस्टॉलमेंट में देकर हम लोग अपने घर को क्लियर कराए। आज भी वो घर का जवाबदारी मेरे पर है, मेरे हाथ में है। मैं इसका मेंटेनेंस करता हूँ, मैं उसको देखरेख करता हूँ, रेंट वाले को मैं रखता हूँ। तो आज ये सारी चीजें कहाँ से आई? पॉजिटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग में मैं बर्बादी हुआ। आज पॉजिटिव थिंक, और एक अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, कदमों पे काम करने की वजह से, कुछ परंपराओं को जानने की वजह से, सेवा में आने की वजह से, अपने को यूनिटी फर्स्ट, कॉमन वेलफेयर है ना हमारा, यूनिटी। आज हम भले हम तीन भाई बंद है, बहनें हैं, हमारे में कोई वाद नहीं कि मेरा 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 नहीं। हमारे घर में जो कुछ भी करेगा ये करेगा, क्योंकि दो जन मेरे भाई, एक भाई मेरे को थोड़ा सा धीमी गति वाला है, वो भी जॉब करता ऑफिस में। उनको दोनों को गवर्नमेंट जॉब है। मेरा बड़ा भाई एक ऑफिसर है, एक अच्छी जगह पे था, रिटायर हो गया। वो बोले जो तू करेगा, जो किराया आएगा उसे। और 2000 के बाद 2021-21 में वो रिटायर हो गया भाई। उसने को जो पैसा मिला, बोले जो बैंक से बैक बैलेंस है घर के, वो ले ले बाबा मेरे से, तू दे दे, उनका बैंक बहुत ज्यादा आ रहा, बाकी किराया आएगा तो मेरे को लाके देना, जब तक तुम्हारा ये खत्म नहीं होता, बाद में अपना अपना किराया तुम ले ले। वो भी चीज से खत्म। तो यूनिटी में रहना बहुत जरूरी है। कदमों पे काम करते करते हमारे को ये सारी चीजें आ जाती है। और मैं आज भी किसी भी हाल में, मैं पना नहीं है, मेरे मैं पना नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग स्पॉन्सी है। कुछ स्पॉन्सियों के घर जाके जिस दिन देखा, मैं कभी घर में गया, तो वो बेचारों के घर में इसी तरह घर, मैंने उनको मार्ग बताया कि सरकार पैसा देती है 3-4 लाख रुपए घर बनाने को, घरकुल योजना। ऐसे 2-3 स्पॉन्सियों के घर के लिए मैंने
उनको सारी मदद किया। आज भी वो मेरे साथ जुड़े हुए 15-20 सालों से। कुछ पॉलिसी मेरे पास 15-17 साल वाले भी है, मेरे कुछ पॉलिसी आज 4 साल वाली भी है और 2 साल वाली भी। तो ये जो बांटना भी है, मिला तो देना, तो समझाना। और रोज एक फोन मेरे को सेक्स एंड सोसाइटी पे मैं बहुत बढ़िया तरीके से, और मैं जब शेयरिंग करता हूँ कभी ग्रुप में, कभी विषय रहा मेरा वाला कि सेक्स एंड सोसाइटी वाला विषय रहा, उसके ऊपर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है कि सेक्स से मेरे को क्या तकलीफ हुई और कैसा मैं उसमें से निकल सका, और क्या क्या मानसिकता खराब होती एक आदमी की सेक्स के वजह से। और एक कौंसी ने मेरे को एक सवाल पूछा, भैया बोले मैंने तो ये सब चीजें तुमने बताया वैसे तो मैंने कम नहीं करता, पर बोले मैं अलग अलग घरों में जाता हूँ, और किसी के घर में किसी ने मेरे को, बाई ने बोली भैया ऐसा ऐसा कर ले बा मेरे साथ, तो मैं क्या करूंगा? बोला भूल के भी मत कर, भूल के भी मत करना, क्योंकि तू यहाँ कर लेगा उसने ऑफर दी करके, पर जब तू किसी दूसरे के घर में जब जाएगा तो वो बाई के प्रति भी तू वही सोच रखेगा कि ये कब मेरे को बुलाएंगे, और तू, तेरी मानसिकता खराब होगी और तू दारू पीने जा सकता है। तो ऐसी सोच मत करना, रखना अपने दिमाग। तेरे सोच को टर्न कर अच्छे जगह, घर में है ना, तेरे घर में स्कूल का है ना, उसी में सोच रहे। तो ये सारी चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद, आते वक्त समझने के बाद, उसके ऊपर चलने के बाद, और जिंदगी में मेरे को आज सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं है। जिंदगी है तो तकलीफें आने वाली। मेरा लड़का भी है, बड़ा लड़का, उसकी शादी अभी हुई पिछले महीने में 9 तारीख को। उस वक्त पैसा ऐसा कुछ नहीं था कि जो शादी लायक मेरी जेब, पर भगवान ने सारी अरेंजमेंट करवा दी। उसके पास मालूम था कि मेरा भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ 2 साल पहले, तो अभी इसके बाद थोड़ा काम धंधा कम है, ये काम धंधा कम कर रहा है। तो घर के लोगों ने मेरी पूरी मदद किया, कुछ भाई ने दिया, कुछ भाई ने कुछ जवाबदारी ले लिया कि इसके पैसे मैं दे दूंगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ पैसे मेरे पास थे। शादी निपट गई, 1-2 लाख रुपए वाली, पैसे निकते नहीं मालूम, पर सब कुछ ठीक हो सकता है। पर मैं अपने आप को इस 12 कदमों के दायरे में अपने आप को ढालना है। धीरे धीरे मेरी कुंती समस्या कौनते कदम से है, तो वो कदम पर मैंने स्पॉन्सर से जाके चर्चा कर। अगर मैंने, मेरी समस्या है, मेरा पेट दुख रहा, और मैं बताऊंगा मेरे हड्डी के पैर के हाथ, तो मैं इलाज करूंगा नहीं हो। जो मेरे को जब अटैक आया था, हल्का सा अटैक आने पे, कि जब मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरी छाती बहुत दुख रही है, 8 दिन मैंने उसको इनो पी के दबाने की कोशिश किया, इनो पी के दबाने की कोशिश किया, पर एक दिन नहीं दबा। और आखिरी को मैं जब हॉस्पिटल गया तो बोले तुरंत भर्ती हो जाओ, आपको हार्ट का प्रॉब्लम। तो ये मैं एक्शन किया सारी चीजों। आज मेरी 62 साल की उम्र है, तंदुरुस्त हूँ, बेहतर जिंदगी सोब्राइटी वाली का आनंद ले रहा हूँ, और आज मेरे घर में सुख शांति है। यही एक कारण है जिसके वजह से मैं अच्छी जीवन जी रहा हूँ और खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। आप लोगों के अनुभव के माध्यम से और आप लोगों के साथ के वजह से, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का हाथ मेरे ऊपर है इसके वजह से। आपका टाइम खत्म हो गया शायद, ऐसा मेरे को लग रहा है। कितना टाइम है, हो गया क्या टाइम खत्म? हेलो। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट है ब्रो। 2 मिनट? मैं सोचा घड़ी देखा ना, 11 बज के। तो ये सारी चीजें हर एक कदमों में, अगर हमारा कोई मैसेज भी देना है, अगर हमको मिला है मैसेज कहीं से, तो हमको जब 12वें कदम पे जब काम करते हैं ना, वो एक सही चीज समझ में आती है। 12वां कदम मेरे को, जब सफरिंग अल्कोहलिक के घर जाते हैं हम लोग, सफरिंग अल्कोहलिक के घर जाओ ना, तो मेरा पिछला अल्कोहलिज्म का जीवन याद आ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, 2 मिनट में शायद खत्म हो जाएगा वो उदाहरण। एक जगह पर मैं कैरिन में मैसेज करने के लिए हम 3-4 जन गए, माड़ा की कॉलोनी है, उस कॉलोनी में गए। वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। जब हम 3 जन जाके बैठे उसके घर पे, उससे बात करने की कोशिश की है कि भैया हम ऐसी ऐसी जगह से आए, पुलिस अनानिमस से कुछ बात करना है आप। तो वो बोले ठीक है बैठो। बैठा, 5 मिनट के ऊपर ज्यादा नहीं टिक सकता था वो, यानी 5 मिनट बैठता था, फिर अंदर जाता था, फिर आता था, फिर 5 मिनट बैठ, यानी एकदम उसने कभी पूरी बात नहीं सुना। मैं देखा ये आदमी कर क्या रहा अंदर, 3 बार जाके, शायद उसकी शराब होंगी अंदर। उसको देखते देखते उसके बेड की तरफ में, साइड में एक बेड था, वहां पे एक लेडी सोई थी, इतनी ओढ़ के सोई थी, भरे धूप में ओढ़ के सोई थी चुपका लेके। मैं इसको ऐसी सच पूछा, बोला भाई ये क्यों ऐसा ओढ़ के सोई है भाई? तो उसने बोला कि ये जल गई है। तो एक मैंने ऐसी पूछा उसको कैसी जल गई, तो एक कॉमन जवाब था, कॉमन 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 जवाब जो पुलिस स्टेशन में बयान देते अपन कभी भी, कोई आदमी औरत जल जाती तो बोले स्टोव हस्त हो गया। वो बातचीत करते करते बोला स्टोव हस्त हो गया, वो जल गई, इतने इतने परसेंट जली,
ये इधर में इसका यहाँ तक जली है, थोड़ा ठीक है करके डॉक्टर ने छुट्टी दी। मुंह भी थोड़ा सा जला हुआ था। जब वैसा वो थोड़ा उधर पलट के अपने किचन की तरफ गया, तो वो बाई ने हाथ निकाली और वो इशारे से बता रही है कि इसने जलाया। तब मैंने भगवान को 2 बार धन्यवाद, ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी अवस्था आने के पहले मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया। और दूसरा धन्यवाद दिया भगवान को कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, तूने यहाँ ऐसी अवस्था के आने के पहले इस कार्यक्रम की चलने की सद्बुद्धि दिया। यही एक कारण है कि कैरिंग द मैसेज में हमको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। मैसेज कैरी करते वक्त हमको बहुत सारी चीजों का हमको देखना पड़ता है कि हमने अकेला नहीं जाना चाहिए, हमने कम से कम 2-3 जन जाना चाहिए। कौन सा अल्कोहलिक कब किस वक्त रिएक्ट होगा, तो हमको अपने आप को बचाव करना, ये सब चीजें है। और ये सब चीजों को अगर फॉलो करते रहूंगा तो मेरी सोबराइटी बहुत बरकरार रहेंगी। और मेरी लेंथ ऑफ सोबराइटी कितने भी साल की हो जाए, पर मेरे को दारू का ख्याल नहीं आना चाहिए। मेरी इतनी बड़ी भी समस्या आ जाए, वो दारू सॉल्व नहीं कर सकती। कोई नहीं कोई एक भाई मेरे को मदद कर सकता है और निकाल सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। आप जो भी मेरे अनुभव थे आपके सामने रखा, जो कैसी लगी क्या लगी मेरे अनुभव थे, आप लोगों ने शांति से सुना। आपके ग्रुप का नाम भी मुझे याद नहीं है, मैं देखा नहीं, फिर भी आपका जो ग्रुप है चंडीगढ़ का सेकंड ग्रुप है, तो मैं उन आपका सब लोगों का जो भी इसके कार्य करने वाले जो लोग हैं, इस ग्रुप को चलाने वाले लोगों का आभारी हूँ। और आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को मेरे वाले फिर से वापस मेरे को ताजा किए और एक अच्छी सोबर आज का दिन जाएगा, इस बात का मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।